सुबह की 7 बज गई है। अभी जस्ट उठी हूँ, बच्चों की छुट्टी है, सब लोग सो गए, मैं भी अभी उठी हूँ। ये थोड़ा सा नोज़िया टाइप का लग रहा है और हेडेक भी हो रहा है। फिर याद आया यहाँ से ना हल्का सा दर्द हो रहा है। अभी बस मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए, नहा के फिर जैन साहब को उठाऊँगी, वो लेके जाएंगे मुझे मंदिर। हमेशा उपवास के नेक्स्ट डे वो मुझे मंदिर लेके जाते हैं। फिर आने के बाद में ब्रश करूँगी और फिर काढ़ा बनाऊँगी। डायरेक्ट तो चाय या दूध या फिर कुछ खा भी नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा गेप हो जाता है ना, इसके लिए। तो फिर आने के बाद में काढ़ा बनाऊँगी। गोंद का काढ़ा बनता है, गोंद काली मिर्च इनका, आपके साथ में शेयर भी करूँगी, ठीक है। चलो ये ज़्यादा बोलूँगी, इससे सर दर्द हो रहा है मेरा। फिर बस मंदिर जाके आऊँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो बस अभी जस्ट मंदिर जाके आई हूँ और आने के बाद में मैंने गर्म पानी किया था थोड़ा सा, और उसके बाद में किया था सबसे पहले ब्रश। क्योंकि मुझे है ना, जब मैं इस तरीके का फास्टिंग करती हूँ तो उसमें मुझे और कोई भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। सबसे ज़्यादा ना जो मुँह का टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कड़वा सा मुँह रहता है। तो सबसे पहले सिर्फ मैंने ब्रश किया था, पानी नहीं पिया था, क्योंकि अगर मैं खाली पेट पानी पीऊँगी तो मुझे पता है कि और भी ज़्यादा जी घबराएगा, और जी ना घबराए तो इसके लिए ही मैं ये वाला काढ़ा जो है बना रही हूँ। यदि आप भी कोई निर्जला इस तरीके का उपवास वगैरह करते हैं ना, तो ये वाला काढ़ा जो है वो आप ज़रूर बना के पिए, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। तो सबसे पहले तो मैंने जो गोंद होता है वो ले लिया है, और बिल्कुल साबुत वाला गोंद है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, मैंने वो नहीं लिया है, बिल्कुल देसी वाला ये गोंद है। और उसके बाद में मैंने इसको बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ दिया है। और उसके बाद में मैंने कढ़ाई में काढ़ा बनाने के लिए कढ़ाई ले ली है, और उसके अंदर डाला है देसी वाला घी, बिल्कुल घर का बना हुआ ये घी है। और जो गोंद के हमने छोटे छोटे से पीस किए थे वो थोड़े थोड़े से डालते जाऊंगी, और उसके बनाने हमको पॉपकॉर्न। और स्टार्टिंग में मैंने जो घी है वो एकदम अच्छे से तेज़ गरम कर दिया था, और उसके बाद में जो फ्लेम है उसको मीडियम कर दी थी, ताकि जो पॉपकॉर्न है वो बिल्कुल अच्छे से बन जाए। और घी जो है वो मैंने उतना ही डाला है जितना कि मुझे काढ़ा बनाने में यूज़ में लेना है। ज़्यादा डालेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाएगा ये काढ़ा, इसके लिए मैंने उतना ही डाला जितना कि मुझे काढ़ा बनाने के लिए चाहिए। और जब सारे ही अच्छे से पॉपकॉर्न बन गए थे तो फिर मैंने डाल दिया था पानी। तो पानी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 गिलास भर के पानी डाला है, क्योंकि कोई भी और काढ़ा पीने वाला नहीं, सिर्फ मेरे को ही पीना है। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर ऐड की है 1/4 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच डालूंगी इसके अंदर धनिया का पाउडर, और उसके बाद में स्वीटनेस के लिए इसके अंदर डालनी पड़ेगी मुझे शुगर। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारे बॉडी को एकदम ठंडक सी देती है, क्योंकि जब हम इस तरीके की फास्टिंग करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा स्टमक के अंदर एसिड फॉर्मेशन होता है और काफ़ी ज़्यादा हीट बनने लग जाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये काढ़ा जो है वो पिया जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा एसिडिटी और ना बने। और इसके अलावा ना एक पित्त सा बनता है और उसी की वजह से ना जी घबराता है, तो वो चीज़ ना हो, तो इसके लिए मैंने ये वाला काढ़ा जो है बनाया। और ये वाला काढ़ा मतलब ये जो फास्टिंग है ये वाली हम लोग काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। मम्मी के यहाँ पर थे, शादी से पहले भी तो दूसरे वाले फास्ट करते थे, मतलब ये वाला जो था सुहाग दशमी वाला ये तो शादी के बाद ही करते, लेकिन शादी के पहले भी हम लोग इस तरीके के उपवास रखते थे। तो जब हम आते थे मंदिर से तो मम्मी बिल्कुल इसी तरीके का काढ़ा जो है वो हम सभी बहनों को बना के देती थी, और काफ़ी अच्छा भी लगता था। इसको पीने के बाद में ना जी घबराता है, और मतलब ऐसा लगता है जैसे पेट में जो बहुत ज़्यादा हीट बन रही है ना वो बिल्कुल ठंडक सी हो गई है पेट में। तो बस काढ़ा जो है उसको अच्छा से मैंने उबाल दिया था, करीबन 15 से 18 मिनट तक, और बिल्कुल उसकी क्वांटिटी जो है वो आधी हो गई थी। उसके बाद में इसको छान लेंगे और फिर मैं आराम से बैठ के पीऊँगी काढ़ा। तो वैसे तो जब इतनी लंबी फास्टिंग होती है ना तो फिर कुछ पीना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये वाला जो काढ़ा होता है वो फिर भी पी लेते हैं, ठीक ठाक लगता है। और मैं पी रही थी तो सामने सब लोग बैठे थे, अपनी अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे, तो वो मुझे देख रहे थे कि कैसा लग रहा है। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि एक बार पी के देखो, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो काढ़ा है वो मतलब कोई भी पी सकता है, आप बच्चों को भी दे सकते हो, बड़ों को भी दे सकते हो, जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी दे सकते हो, अच्छा लगता है ये वाला काढ़ा। और जो लेडीज़ है जिनको कमर दर्द की ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो उनके लिए तो बहुत ही सही है, क्योंकि इसके अंदर मैंने गोंद डाला है। आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में गोंद जो है वो डालकर और आप इस तरीके का काढ़ा पिए, तो जो कमर दर्द होती है या घुटनों में दर्द वगैरह होता है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सही होता है। तो काढ़ा वगैरह पीने के बाद में मैंने थोड़ा बहुत किचन का काम जो है वो निपटाया था, और उसके बाद में मैं आई थी एक फंक्शन के अंदर।
काशी नवी मुंबई में ये वाला प्रोग्राम था, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम। और बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही इनका ये डांस था मंगलाचरण के रूप में, और जिसमें परी ने और परी की जो 3 फ्रेंड्स हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया था। और बिल्कुल एंड मोमेंट पर ही ये वाला डिसाइड हुआ था डांस, और सिर्फ 2 दिन इनको मिले थे प्रिपरेशन में, लेकिन 2 दिन में उन्होंने अच्छा खासा सीख लिया था। कोई भी स्टेप जो थी उन्होंने मिस नहीं करी थी, और मेरी जो एक फ्रेंड है उसने ही इनको सिखाया था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आज आने का इधर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो तबीयत होती है ना फास्ट के सेकंड डे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही रहती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे जी वगैरह घबराता है। लेकिन फिर परी काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी, क्योंकि वो ये बोल रही थी कि मम्मी सबके मम्मी पापा आएंगे और आप लोग नहीं आओगे, तो अब प्लीज़ आप आओ ना। तो बस उसकी इस बात से मुझे लगा कि नहीं, जाना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जाना तो चाहिए। तो फिर बाद में हम सब जने गए थे, मतलब जैन साहब भी थे, आशीष, विहान, हम सब जने गए थे। और वैसे तो 10 से 12 का ये प्रोग्राम था, लेकिन हम 1 घंटा ही वहाँ पर रुके थे और उसके बाद में आ गए थे घर पर। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि मंडे मॉर्निंग, आज ही का दिन है। और कल प्रोग्राम था, प्रोग्राम से आने के बाद में लिटरली मेरे को मतलब थोड़ी थकान भी हो गई थी। और जब गई थी तब मैं मतलब खाने की तैयारी करके गई थी, मूंग मैंने चढ़ा दिए थे और आटा जिन साहब ने गूँथ दिया था। और आने के बाद में बस फिर हम सब ने मिलकर ही काम किया था, क्योंकि मेरे अकेला तो कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं थी, और फिर मैंने पूरा दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी सुबह की शायद 8 सवा 8 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं, और इधर मैं लंच की तैयारी करने ही लगी थी कि एकदम से ध्यान आया कि जो तेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैंने नया वाला जो डिब्बा है वो निकाला है, और आज मैंने डिब्बे के ऊपर है ना डेट लिखी है। मतलब आज 28 है ना, तो मैंने इसके ऊपर डेट लिख दी, क्योंकि मुझे देखना है कि जो ये 5 लीटर का डिब्बा जो है ना वो कितना टाइम चलता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा तेल जो है वो यूज़ में आ रहा है। तो ये मेरा सिर्फ वहम है या फिर सही में जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर डेट जो है वो लिख दी है। और चलिए अब फटाफट से कर लेते हैं लंच की तैयारी। तो लंच में बनाऊंगी आज मैं ये वाली सब्ज़ी। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि ये कौन सी सब्ज़ी है। ग्वारफली नहीं है, ग्वारफली के अलावा है। तो जिसको भी पता है फटाफट से कमेंट में मुझे कमेंट लिख के भेज दो कि कौन सी सब्ज़ी, और जिसको नहीं पता है तो चलो मैं बता देती हूँ। ये जो सब्ज़ी है ये एक्चुअली विंटर्स के टाइम पे ही मिलती है। पता नहीं इस बार कहाँ दिख गई मुझे ये वाली सब्ज़ी, बाकी विंटर में मिलती है, और खैर हमारे यहाँ मुंबई में तो मिलती ही नहीं है। ये हमारे राजस्थान में ही मिलती है, और बहुत ज़्यादा मिलती है, और इतनी अच्छी लगती है। और इसका नाम है मोगरी। नाम सुन के आपको थोड़ा सा फ़नी लग रहा होगा, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पर तो इसको मोगरी ही बोला जाता है। बिल्कुल मूली के जैसा इसका टेस्ट होता है, काफ़ी टेस्टी लगती है, और बहुत सारी वैरायटीज़ इसकी बन जाती है। मतलब इसकी कड़ी भी बनती है, इसको कच्चे केले के साथ में मिक्स करके भी बनाया जाता है, वड़ी डाल के भी बनाया जाता है, पापड़ डाल के भी बनाया जाता है, और एकदम प्लेन वाली भी बनती है। तो हर तरीके की बनती है और काफ़ी अच्छी लगती है, और इसको मक्की की रोटी के साथ में खाया जाता है। तो आज तो मेरे पास में कोई ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, तो मैंने इसको बिल्कुल प्लेन सा ही मतलब नमक डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। और कड़ी भी बनाऊंगी इसकी, तो वो भी रेसिपी शेयर करूंगी। और इसकी जो कड़ी बनती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। नॉर्मल जो आप कड़ी बनाते हो ना दही वाली, उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त लगती है। तो कड़ी बनाने के लिए मैंने करीबन 1 चम्मच जितना बेसन ले लिया है, और उसके अंदर पानी डाल के उसको अच्छे से फेंट लिया है। मतलब उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और उसके बाद में उसमें मैंने 1 गिलास डाल दिया है पानी, और उसके बाद में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नींबू का रस। तो मैंने 2 नींबू ले लिए हैं, और नींबू जो है उसमें अच्छा खासा रस था, तो मैंने 2 नींबू का यूज़ किया। यदि कम होता तो मुझे 1 नींबू और यूज़ में लेना पड़ता। तो दोनों नींबू डालने के बाद में इसको अगेन मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और उसके बाद में मैंने ले ली है अपनी यही काली वाली कढ़ाई, जो कि आप सबको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके बाद में मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल, राई, जीरा, हींग, और थोड़े से डाले मैंने इसमें मेथी दाने और हरी मिर्ची। तो सभी चीज़ें जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी, अच्छे से भून जाएगी, तो इसमें डालूंगी मैं हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर। तो लाल मिर्ची जो है वो सिर्फ कड़ी को कलर देने के लिए, बाकी जो तीखापन है वो तो जो हरी मिर्ची उसी से ही आने वाला है। और बस सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और उसके बाद में जो हमने घोल तैयार किया था बेसन का ना, वो घोल इसके अंदर ऐड कर देंगे। और तेल जो था वो बीच में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने गैस बंद कर दिया था। तो अभी मैंने अगेन गैस जो है वो चालू किया है। तो 1 गिलास पानी जो था वो मैंने पहले डाला था, और जब ये कड़ी थोड़ी सी पकने लगेगी, अगर टाइट लगेगी तो मैं पानी फिर से ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये जो कड़ी बनती है ना इसको कंटिन्यूस हिलाना होता है। दही वाली जो कड़ी होती है ना उसको बीच में मतलब थोड़ी देर नहीं भी हिलाएंगे तो चलता है, लेकिन ये वाली जो कड़ी होती है ना इसको लगातार हिलाना होता है, अदरवाइज़ ये फट जाती है। अब इधर ये जो मोगरी है जिसको मैंने पकने छोड़ी थी, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी, तो बहुत जल्दी पक गई है।
तो इसका थोड़ा सा पोर्शन मैंने निकाल दिया क्योंकि इसको मैं कढ़ी में डालने वाली हूँ और बाकी के अंदर मैं बिल्कुल रूटीन वाले मसाले जो है वो डाल दूँगी। और मसाले डालने के बाद मैं अच्छे से हिला दूँगी और अब इसको ढकूँगी नहीं, इसको भले ऐसे ही खुला छोड़ के अच्छे से पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह होगा ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और अच्छी सूखी सी सब्ज़ी बनेगी। और इधर ये कढ़ी देखो इतना अच्छा सा कलर आया है और जो रवई होती है ना उसी से मैं हिला रही हूँ ताकि बीच में यदि कोई लम्स वगैरह बन जाए या फिर एकदम फटने जैसा कुछ हो ना तो ये रवई से बहुत अच्छे से हिल जाता है। कढ़ी में हमेशा मतलब स्टार्टिंग में जब उबाला नहीं आता है ना तब तक तो मैं इसी से ही हिलाती हूँ और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाता है तो फिर इसको निकाल के मैं चम्मच डाल देती हूँ। अब जो मोगरी थी उसको भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और बस अब इसके अंदर उबाल आ गया तो उबाल आने के बाद में इसको लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं, अब इसके साथ में मैं दूसरे जो है वो काम भी निपटाती रहूँगी। तो अभी 2 दिन पहले जो मैंने गुलाब जामुन बनाए थे ना तो मैंने दूध वाले भैया से गुलाब जामुन के लिए मावा भी मंगाया था और साथ में मैंने 1 किलो घी भी मंगाया था। तो वैसे तो मैं जो मलाई का घी बनाती हूँ ना तो उससे मतलब इनफ हो जाता है सबके लिए, लेकिन जब कुछ मिठाई वगैरह बनाते हैं ना तब फिर वो घी कम पड़ता है तो मुझे मार्केट से घी मंगाना पड़ता है और दूध वाले भैया से ही मंगाती हूँ तो ठीक ठाक आ जाता है घी, अच्छा ही रहता है, टेस्ट अच्छा होता है। तो जो थोड़ा बहुत घी था वो तो मैंने गुलाब जामुन बनाने में यूज़ में ले लिया था और उस टाइम पे मैंने ये वाली केटली के अंदर नहीं निकाला था क्योंकि मैंने सोचा था इस केटली को पहले मैं वॉश करूँगी और उसके बाद में इसमें घी निकालूंगी, लेकिन अभी घी जो है वो मतलब आधा ही है, आधे से थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने सोचा अब ये वाला घी इसमें भर ही देती हूँ और जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में इस केटली को वॉश करूँगी और बाहर से मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। और इधर सब्जियां जो है वो भी बनकर तैयार हो गई थी, कढ़ी भी बन गई थी और मोगरी की सब्ज़ी भी बन गई थी। तो इसको मैं खाली कर दूँगी छोटे कंटेनर में। तो कल के वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन आप सबसे पूछा था और सिर्फ 3 लोगों ने उसके आंसर दिए थे और तीनों ने मतलब सही ही दिए थे। तो जिन्होंने सही आंसर दिए थे उनके मैं फटाफट से नाम ले लेती हूँ। सबसे पहला जो नाम है वो है मेरी प्यारी सी व्यूअर सुकन्या जयवंशी, जो मेरे वीडियोस हमेशा पूरे देखती है और बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करती है। मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स को पढ़ना और उनको ये चीज़ पता है इसलिए वो मेरे वीडियो को देख के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो नाम है वो है छाया जी का और थर्ड है चित्रा उपाध्याय जी। तो इन तीनों ने मेरे जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था तो मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर दिए थे और थोड़ा सा मैं सैड हो गई थी क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, लेकिन क्या पता उन्होंने मेरी इस पोस्ट को देखा कि नहीं। देखो कम्युनिटी पर मैंने पोस्ट डाला था तो मुझे था कि चलो बहुत सारे मतलब आएंगे आंसर्स, लेकिन नहीं आए। तो चलिए कोई बात नहीं, 3 जनों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया था और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। तो दिल से आप सबका थैंक यू कि मेरे वीडियो को आपने अच्छे से देखा और मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। तो चलिए बातों बातों में किचन की मेरे लंच का जो काम है वो मेरा कंप्लीट हो गया था और उसके बाद में मैं लग गई थी अपनी क्लीनिंग के अंदर। तो सबसे पहले ये जो किचन की विंडो है इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, मतलब कर दिया है मैंने क्लीन तो। और ये वाली विंडो जो है वो आप सबको बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी पसंद है मेरी किचन वाली विंडो। लेकिन अभी बारिश के टाइम पे ना ये बेचारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि बारिश का पानी जो यहाँ पर आता है तो मैं बहुत ज़्यादा इसकी साफ़ सफाई नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ आजकल बारिश थोड़ी कम है तो थोड़ा बहुत मैंने क्लीनिंग कर दी है। और यहाँ पर मैं प्लांट्स रखती हूँ ना तो वो भी बेचारे बहुत सूख गए हैं क्योंकि बारिश का पानी बहुत सारा गिरता है और जो मैंने तुलसी जी के पौधे वगैरह रखे थे ना तो वो भी ख़राब हो गए। और मैं ना बीच में नर्सरी गई थी तो वहाँ पर भी मैंने भैया से पूछा था तो एक ने तो मुझे ये बोला था कि बारिश के टाइम पर वो नहीं चलेंगी क्योंकि उनको थोड़ी बहुत धूप चाहिए होती है। और एक नर्सरी वाले भैया ने बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसके अंदर खाली आप खाद वगैरह डाल दो और जो मिट्टी है उसको अच्छे से आप उसको लूज़ कर दो तो वो चलने लग जाएगा। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं जो खाद है वो लेके आ जाऊँगी और उस मिट्टी को अच्छे से लूज़ कर देती हूँ तो देखती हूँ कि वो चलता है कि नहीं चलता है। बाकी आप मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कर देना कि जो पौधा है वो बिल्कुल सूख चुका है तो अब उसके कुछ मतलब वापस से वो सही होगा कि नहीं होगा वो आप मुझे बता देना। और आज इस मैंने बर्तन के बास्केट को भी बहुत अच्छे से क्लीन किया है। ये मेरा बर्तन का जो बास्केट है ना इसके बारे में भी पूछते हैं कि आप कहाँ से लेकर आए हो। तो ये बिल्कुल जब मैं शादी करके आई थी ना उस टाइम पर ही हम लोग लेकर आए थे और ये लोकल शॉप से ही लिया था।
और काफ़ी अच्छा ये वाला स्टील का है, इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मुझे ना स्टील की चीज़ें आपको पता है कि वैसे भी अच्छी लगती है, क्योंकि उनको वॉश करने के बाद में उनके ऊपर इतनी अच्छी शाइनिंग आ जाती है। तो वैसे तो मैं 10 से 15 दिन में इसको वॉश कर देती हूँ, लेकिन इस बार काफ़ी दिन हो गए थे वॉश नहीं किया था, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है, तो अच्छे से वो चमक गया था। और उसके बाद में फिर एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि जैन साहब अभी नहाने के लिए गए हुए हैं और उनके जो आयरन के कपड़े हैं वो सब ख़त्म हो गए हैं। तो मैं इधर आयरन करने के लिए आई, देखा तो पूरे ही बेड के ऊपर कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। तो ये परी ने जो कल डांस के टाइम पे लहंगा पहना था ना, तो ये कुछ देर ही पहना था उसने, 1 डेढ़ घंटे के लिए। तो इसको मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने इसको फैला के रख दिया था। तो अभी बस इसको मैंने फ़ोल्ड करके और इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दिया है। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने परचेज़ नहीं किया, इसके अंदर पिलो आए थे और काफ़ी अच्छा था, ज़िप वगैरह लगी थी, इसमें हैंडल वगैरह भी थे। तो फिर मैंने इसको एज ए ऑर्गेनाइज़र काम में ले लिया। इसके अंदर मैं परी और विहान के जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं ना वो रखती हूँ। और उसके बाद में हुआ क्या कि मैं आयरन करने लगी, तो एकदम से मुझे याद आया कि आजकल मैं जब भी आयरन करती हूँ ना, तो ये जो आयरन जो प्रेस है ना वो कपड़ों के ऊपर जाके थोड़ी थोड़ी सी चिपकने लगती है। तो इसका जो ये फ्रंट वाली साइड है ना, इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी चिपक गई है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको साफ़ कर लेते हैं। और ये आयरन को क्लीन करने का जो ये टेक्निक है ना, हैक है, क्लीनिंग हैक, ये मैंने यूट्यूब पर ही देखा था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस आयरन को थोड़ा बहुत गर्म कर दिया था, और गर्म करने के बाद में मैंने स्विच बंद कर दिया है और जो प्लग है वो भी निकाल दिया। और उसके बाद में जो दवाई के रैपर्स होते हैं ना, खाली रैपर, उससे मैंने हल्का हल्का सा रगड़ा, तो लिटरली जो उसके ऊपर है ना थोड़ी गंदगी जमी हुई रहती है। हम रोज़ आयरन करते हैं ना, तो आगे से वो थोड़ी काली हो ही जाती है। तो धीरे धीरे हल्का हल्का सा उसका कालापन जो था वो निकल रहा था। तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, बाकी जब मैं किसी दिन तसल्ली से बैठूंगी ना तो इस आयरन को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो काफ़ी अच्छा ये है कि मुझे अच्छा लगा। आप लोग भी ट्राई करना यदि आपकी भी आयरन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हो तो। तो आयरन को क्लीन करने के बाद में मैंने डायरेक्ट जो कपड़े हैं उसके ऊपर नहीं करा। ये पुराना कपड़ा है डस्टिंग का, मैंने देखा कि एक बार इस पर करके देख लेते हैं, कुछ तकलीफ तो नहीं। लेकिन इतनी स्मूथ हो गई थी प्रेस, इतनी स्मूथली वो चल रही थी ना कि जैसे एकदम नई नई प्रेस चलती ना, बिल्कुल उस तरीके की। तो अब प्रेस करने में काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी मैं 2-3 दिन मतलब देख रही हूँ, 2-4 दिन हो गए मैं आयरन करती हूँ ना, तो वो अच्छे से स्मूथली नहीं चलती है, तो काफ़ी सही हो गई। तो बस आयरन करने के बाद में अब मैं अगेन किचन के अंदर जाऊँगी, क्योंकि जैन साहब नहा के निकल गए हैं। और इधर देखो खाना भी बन गया है, रोटी है, मोगरी की सब्जी है, मोगरी की ही कड़ी है और गुलाब जामुन है। तो ये है आज का हमारा लंच। तो बस दोनों जने ये लंच करेंगे, शॉप पे जाएंगे, फिर मैं करूँगी अपने क्लीनिंग का काम। और ये वाला वीडियो जो रहेगा क्लीनिंग का वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना।